विप्रलब्धा। बरेली का स्टेशन मध्य रात्रि के धुंधलके में डूबा था। रेलवे कर्मचारियों की सफेद वर्दी यदा कदा चमकती और फिर शांति छा जाती। शटल यहीं लगा है। डिब्बे में अंधेरा तो है मेम साहब, पर सामान लगा देता हूँ, आप आराम से सो जाइए। कुली ने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं समझी और सामान चुनकर लगा दिया। बिना बत्ती का वो अंधेरा कमरा मुझे किसी अर्वाचीन गुहा द्वार सा लगा। 1-2 घंटे की ही समस्या नहीं थी। रात भर अकेली उसी अंधेरे कमरे में कैसे रहूंगी? फिर शटल में फर्स्ट का केवल एक ही डिब्बा रहता था। प्रायः ही दिल्ली की गाड़ी से आने वाले यात्री अपने रिजर्वेशन की संगीन घुसेड़ रात भर तपस्यारत योगियों के अमानवीय धैर्य से अंधेरे डब्बे में बैठे निरीह यात्रियों को बड़ी निर्ममता से बाहर निकाल देते थे। मुझे इसका भी पूर्व अनुभव था। यही नहीं, इस इकलौते डब्बे के लिए मैं कई संभ्रांत यात्रियों को दीन याचक की भांति गिड़गिड़ाते भी देख चुकी थी। पर मुझे इस गाड़ी से जाना था। इसी से पैसे देकर वाचाल कुली को विदा किया और नीचे की बर्थ पर लेट गई। मन ही मन मनाती रही कि कोई मुझ सा सहयात्री जुट जाता तो निश्चिंत हो जाती। शायद विधाता को भी तरस आ गया और कोई 20 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक कुली हल्का सा सूटकेस लटकाए भीतर घुस आया। उसके पीछे पीछे रेशमी साड़ी की खसखस से मैं समझ गई कि प्रवेश करने वाली कोई महिला ही है। विदेशी सुगंध की तीव्र गंध से मेरे नथुने भर गए। और फिर शनेल की सुगंध भी क्या छिपाए छिपती है। स्टेशन के उस पार लगे बिजली के खंभे की रोशनी भी एक घने पेड़ की छाया से एकदम ढक गई थी। अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाई। सहयात्रिणी की उपस्थिति से मन अचानक हल्का हो गया। आप भी काठ गोदाम जा रही हैं? उसने पूछा। जी हाँ, मैंने संक्षिप्त उत्तर देकर करवट बदल ली। कुली के साथ उस महिला के क्षणिक वार्तालाप ने ही मुझे चौकन्ना कर दिया था। जरा सा ही बढ़ावा देने पर वो मार्ग भर दिमाग चाट कर रख देगी, ये मैं समझ गई थी। क्यों भाई कुली, बरेली में पानी कब से नहीं बरसा? क्या दूसरी गाड़ी से आने वाले की कोई रिजर्वेशन स्लिप बाहर लटकी है? यहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा? कहते क्या हो? 12 बजे सब रिफ्रेशमेंट रूम बंद हो जाते हैं, तब तो मैं भूखी मर जाऊंगी। उसकी अनवरत बकर बकर से मेरा सिर दुखने लगा था। इस दुखेली से तो अकेली ही भली थी। कुली के जाते ही वो चप्पल उतारकर बर्थ पर पालथी मारकर बैठ गई और पंखा झलने लगी। गजब की गर्मी है। ये मुई बरसात की उमस तो मई जून से भी ज्यादा अखरती है। फिर आदत भी तो छूट गई है। उसने शायद जानबूझकर ही अंतिम वाक्य जोड़ा था, जिससे मेरी नारी सुलभ स्वाभाविक उत्सुकता पूछ बैठे। क्यों, भारत के किस उत्तुंग शैल शिखर पर वास है तुम्हारा? पर मैं चुप रही। किसे पड़ी थी जो कहती, आ बैल मुझे मार। अचानक टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में बिजली सी चमकी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। 3-4 सफेद वर्दीधारी टिकट चेकर खिड़की के कांच पर दस्तक दे रहे थे। मैंने कांच ऊपर सरका दिया। देखिए, आपने क्या रिजर्वेशन किया है? उसमें से एक ने पूछा। नहीं, मैंने डरते डरते कहा। जिस बात का भय था वही हुआ। अब निश्चय ही ये यमदूत हमसे उतर जाने को कहेंगे। तब आपको ये डिब्बा खाली करना होगा। अभी दिल्ली की गाड़ी से वो यात्री आते होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन किया है। वो धृष्ट कर्मचारी खिड़की का सहारा ले त्रिभंगी भंगिमा में खड़ा हो गया। आप लोग जा सकते हैं। मेरी सहयात्रिणी का रोबदार आदेश अंधेरे में गूंज उठा। कैसा आश्चर्य है
नागरिक आज भी रोप डालने के लिए विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मेरी हिंदी जो काम नहीं कर पाई थी वो उसकी ठसकेदार अंग्रेजी कर गई। जब आपके यात्री आएंगे हम देख लेंगे। और उसने लपक कर खिड़की का कांच चढ़ा दिया। कुछ क्षण शांति रही, पर फिर वही धृष्टता। धृष्ट कर्मचारी द्वार भड़बड़ाने लगा। आप लोग समझती क्यों नहीं? आपका क्या बिगड़ेगा? नौकरी तो हमारी जाएगी। अब मेरी साथिन क्रुद्ध शेरनी की भांति छलांग लगा द्वार खोलकर खड़ी हो गई। उस रणचंडी का रौद्र रूप देख चारों सकपका गए। बड़े शर्म की बात है, वो ऐसे शुद्ध उच्चारण का विदेशी बारूद उगलने लगी जैसे आकाशवाणी से मजे उच्चारण में अंग्रेजी के समाचार पढ़ रही हो। आप लोग रेलवे के कर्मचारी हैं, पर इतना भी नहीं जानते कि फर्स्ट के यात्रियों की नींद में व्याघात डालने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आप लोग नहीं गए तो आपकी नौकरी आने वाले यात्री नहीं, यहां बैठने वाले यात्री ही ले लेंगे। जब आपसे कह दिया कि किसी यात्री का रिजर्वेशन हुआ तो हम पल भर में डिब्बा खाली कर देंगे, समझे? और चारों दुम दबाकर हवा हो गए। वो अंग्रेजी की चुनी गालियां देती मेरे पार्श्व के बर्थ पर लंबी हो गई। सोच रहे थे कुछ पान सिगरेट की सामग्री जुट जाएगी, पर यहां तो घास नहीं छिली है। वो कहती जा रही थी, क्या पहाड़ घूमने जा रही हैं? उसने एक सिगरेट सुलगाकर मुझसे पूछा। लाइटर के क्षणिक प्रकाश में मुझे कटे झबरे बालों से ढका एक गोरा गाल ही दिख पाया। अब तक उसका मुझ पर यथेष्ट रोब पड़ चुका था। जी नहीं, मैंने कहा, मैं वहीं रहती हूं। वाह, बड़ी भाग्यशालिनी हो। हमें तो अब उस स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। आज 24 साल बाद पहाड़ जा रही हूं। अरे तो क्या आप पहाड़ी हैं? मेरी उत्सुकता अब कुछ कुछ बढ़ गई थी। दूसरी बर्थ से कोई उत्तर नहीं आया। अंधेरे में नन्हे हीरे जड़ी घड़ी की क्षणिक झलक सी लगी। मुझे लगा पार्श्वशायनी महिला ने घड़ी वाले हाथ को माथे पर धर लिया है और जन्मभूमि की स्मृतियों के सागर में डूबने उतरने लगी है। सहसा एक दीर्घ श्वास मेरे गालों को छू गई। हाँ, हूँ तो पहाड़ी, पर सूरत से नहीं लगती। वैसे इस मुए अंधेरे में तुम्हें मेरी सूरत दिखी ही कहाँ होगी। बत्ती आने पर देखना। सब कहते हैं एंग्लो इंडियन लगती हूँ। मेरी नानी नहान की थी और तुम भी पहाड़ की हो, तो इतना तो जानती ही होगी कि नहान की अधिकांश महिलाएं एंग्लो इंडियन ही लगती हैं। गोरा दूधिया रंग और नीली आंखें। मेरा माथा ठनका। कोई कितने ही अंधकार में क्यों ना डूबा हो, बिना देखे भी एक सामान्य से सूत्र का सिरा पकड़ते ही वर्षों का विस्मृत चेहरा पकड़ में आ जाता है। चीनी पहचानी सुगंध, हंसी की खनक या कोई परिचित सा वाक्य। मेरे हाथ में परिचय का सूत्र आ गया था। मेरी ननिहाल नहान में है। देखती नहीं, इसी से एंग्लो इंडियन लगती हूँ। गोरा दूधिया रंग और नीली आंखें। जिसने 24 वर्ष पूर्व ये गर्वपूर्ण घोषणा की थी, वही उस अंधेरे में चीर कर मेरे सम्मुख खड़ी हो गई थी। क्या वर्षों पूर्व बिछड़ी अपनी इस सखी को बाहों में बांध लूं या बत्ती आने की प्रतीक्षा करूं? तो क्या 24 वर्षों में आप एक बार भी पहाड़ नहीं गई? मैंने धड़कते कलेजे को थाम कर पूछा। नहीं, सच पूछिए तो इतनी दूर से जा भी नहीं सकती थी। वैसे चाहने पर तो मनुष्य 7 समुद्र भी लांग लेता है। पर मैं एक लंबे अरसे से विदेश में रही। पहले विमान परिचारिका थी, अब उम्र बढ़ गई है और परिमार्जित रुचि के आकाश विहारी यात्रियों के स्तर का विमान अधिकारी बहुत ध्यान रखते हैं। इसी से अब रिसेप्शनिस्ट हूँ। 7 मामाओं में एक बचे हैं। इधर अल्मोड़ा में उन्हीं की छोटी पुत्री के विवाह में जा रही हूँ।
अपने संदेह की पुष्टि का सबसे बड़ा सबूत पाकर मैं व्याकुल हो उठी। उसी विवाह में तो मैं भी जा रही थी। उसकी छोटी मामी मेरी मौसी थी। निम्मी ही है ये, सुंदरी निर्मला। देखा ना आपने, वो शायद फिर बैठ गई। गाड़ी छूटने में 5 मिनट हैं, अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। दिल्ली की गाड़ी के यात्री आए ना कद्दू। मुझे एकदम ही मूर्खा समझ लिया था। अब ठाठ से रात भर पैर फैलाकर सोएंगे। मैं अंधेरे में मुंह छिपाकर हंस ली। 24 वर्षों की अनकही बातें क्या एक ही रात के सफर में पूरी हो पाएंगी? ठाठ से रात भर पैर फैलाकर क्या सो सकोगी मेरी निम्मी? मैंने मन ही मन कहा। गाड़ी में झटका लगा और उसी झटके के साथ डिब्बा बिजली से जगमगा उठा। आकस्मिक प्रकाश से हम दोनों सकपकाकर उठ बैठी। वो आंखों को मलती उठ गई थी कि मैंने ही उसे पहले देख लिया और आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। कटे बालों के अतिरिक्त उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। शरीर की किसी भी लुभावनी रेखा पर तोला भर मांस की परत नहीं पड़ी थी। अब उसकी बारी थी। वो हंसकर मेरी ओर मुड़ी। नहीं लगती हूं ना पहाड़ी? उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि मुझे पहचान लिया। कूद कर वो मुझसे लिपट गई। गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। जिन कर्मचारियों को उसने लताड़ा था वो खिसियाए से प्लेटफॉर्म पर खड़े चलती गाड़ी को देख रहे थे। निम्मी की बाहों में मुझे देखकर उनमें से एक ने न जाने क्या कहा और एक अश्लील ठहाका भागती गाड़ी का पीछा करने लगा। मैंने खिड़की का कांच चढ़ा दिया। बहुत पहले उसे ऐसे ही एक अश्लील ठहाके से बचाने के लिए मैंने खिड़की के कांच का ज़िरा बख्तर चढ़ाया था। तब भी हम दोनों अकेली बोर्डिंग से घर लौट रही थी। लाल मुहे गोरों की रंगीन भीड़ ने इस अपूर्व सुंदरी को देखने अगल बगल के डिब्बों से पूरी फौजी टुकड़ी को न्योत दिया था। हे क्लियोपैट्रा, हे मुगल क्वीन आदि प्रशंसा के पुष्पगुच्छ हवा में उछलने लगे थे। बड़ी कठिनाई से जनाने डिब्बे की किलेबंदी में बंदनी बन एक परिचित वयस्क गार्ड के संरक्षण में एक प्रकार से लुक छिप कर ही हम काठ गोदाम पहुंचे। वहां भी सैनिटोरियम की एक रोबदार आयरिश डॉक्टरनी का साथ जुट गया। नहीं तो साथ चल रही फौज बस के यात्री शायद फिर उत्पात मचाते। बुढ़िया ने उतरकर उनके कमांडर से कुछ कहा और फिर मार्ग भर किसी ने चूं भी नहीं की थी। आखिर क्या कहा आपने? निम्मी ने ही पूछा था। मैंने कहा, ये उनका बड़ा अन ब्रिटिश व्यवहार है। बस मरकटमुखी वानर सेना के आत्मगौरव को बुढ़िया के एक ही वाक्य ने जागृत कर दिया। आज क्या एक ही वाक्य भारत की अनुशासन प्रियता को भी बांध सकता है? निम्मी, कौन सी अमर बूटी खाती रही है तू? कुछ तो मोटी हुई होती। मैंने कहा। कुछ नहीं, बस जुबान को कड़ी लगाम से कसती हूं। याद है ना, आलू छोड़ दिए थे। अब भी मजाल है जो कभी एक चिप्स भी होठों से लगाती हूं। वो बड़े गर्व से अपनी सुडौल टांगे हिलाने लगी। वर्षों पूर्व निम्मी आलुओं के लिए कहीं से एक विदेशी उक्ति सुनाई थी, ऑन योर लिप्स फॉर फ्यू सेकेंड्स, ऑन योर हिप्स फॉर एवर। बस उसी दिन से आलू छोड़ दिए। मक्खन, घी, मिठाई, चावल सबसे बैर मोल लेकर ही वो चिरंतन यौवन का वरदान पा सकी थी। मेरी मौसी कभी कभी अपनी मुंह लगी भांजी को छोड़ देती। शादी होगी तो क्या करेगी? इस कमर से तो चूहे का बच्चा भी नहीं छिड़केगा। तुम अपनी ही कमर में हाथी पालना मामी, वो मुंह जोर कहती। गजगामिनी मामी की कमर में सचमुच किसी हाथी का बच्चा समा सकता था। प्रौढ़ावस्था के साथ साथ शायद ही कोई भारतीय नारी अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य की पोटली सहेज कर रख पाती है। पर निम्मी तो अपने 42वें वर्ष में
अभी भी छूने से मैली हो रही थी। इसी तन्वी मंदोदरी को अपनी तूलिका के रंगों में सदा के लिए अमर करने की याचना करने काणार देवी की घाटी का विदेशी चित्रकार निम्मी के पिता के सम्मुख प्रायः घुटने ही टेक कर गिड़गिड़ाने लगा था। केवल उसकी अपूर्व लावण्यमयी देह वल्लरी का ही चित्र बनाएगा वो, चेहरे की प्रतिकृति आंकने का नाम भी नहीं लेगा। उस दिन उस कला मर्मज्ञ को अनुमति मिली होती तो निम्मी का वो चित्र मध्ययुगीन अनुपम कलाकृति शाल मंजिका से होड़ ले सकता था, पर राय साहब कुछ बातों में एकदम ही लकीर के फकीर थे। वैसे उनका कहना भी ठीक ही था। निम्मी की सगाई हो चुकी थी। उसके भावी श्वसुर अपने क्रोधी स्वभाव और सनातनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। 4.25 बालों के बीच ध्वजा सी शिखर फहराते फूले नथुने और चौड़े कंधे वाले निम्मी के भावी श्वसुर दुर्गादत्त जी मुझे सदा पूंछ उठाए सींग घुसेड़ने को तत्पर क्रोधी सांड से ही लगते थे। आज शायद दुर्गादत्त जी जीवित होते तो कुमाऊं की क्या, स्वयं अपने परिवार की प्रगति देखकर ही आंखें फोड़ लेते। कुछ ही दिन पूर्व उनकी एक पोती ने किसी वैश्य पुत्र के गले में जयमाला डाल दी थी। मंझला पुत्र विदेश यात्रा से एक 6.5 फीट की ललमुही मेम का तोहफा ले आया था। जिस चौके को 3 बार लीप पोत कर हंडिया चढ़ती थी, उसको तोड़ फोड़ कर अब खड़ा सीमेंट का चूल्हा बन गया था। पर यह सब देखने के पूर्व ही विधाता ने दुर्गादत्त जी को उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करवा दिया था। उन्हीं के जीवन काल में उनके सबसे बड़े पुत्र से निम्मी की सगाई हुई थी। निम्मी के पिता का ओहदा भी ऊंचा था और खानदान भी। अंग्रेज नंदनों को गोदी में खिला खिलाकर उन्होंने राय साहबी का खिताब पाया था। कई लॉर्ड कमिश्नरों से उनका संबंध था। अंग्रेजी अदब कायदे को घुट्टी में पिलाकर उन्होंने अपनी मातृहीना पुत्री को बड़े लाड़ दुलार से पाला था। तब तक पहाड़ों में सगाइयों का रिवाज नहीं चला था। विवाह के ही दिन प्रातःकाल टीका चढ़ाकर संध्या फेरे पड़ जाते थे। पर राय साहब ने बड़ी जिद से भावी समधी को विवश कर दिया था। विवाह का अभी 1 वर्ष तक कोई प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि मेधावी लड़का पढ़ रहा था। इसी से सगाई की सील मुहर लगाना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। स्वयं उन्हीं की 3-4 भतीजियां विवाह योग्य हो गई थी। कब कौन उनके मुंह का ग्रास छीन ले क्या पता। वैसे स्वयं वो लंबी सगाई के पक्ष में नहीं थे। जहां तक होगा अगले ही वर्ष तक तेरी शादी से छुट्टी पा लेंगे, वो हंसकर निम्मी से कहते। निम्मी की सगाई के दिन ही हम दोनों ने पहली बार उनके भावी दूल्हे को देखा था। निम्मी के पिता ने अपने असंख्य विदेशी मित्रों को उस दिन न्योत दिया। सुनहरे अक्षरों में छपे कार्ड में पूरा कार्यक्रम छपा था। रामपुर से एक सुंदरी बाई जी को इसी जलसे के लिए मोटी रकम देकर बुलाया गया था। कान पर हाथ धरकर टप्पे अलापती बाई जी एक बार गांव तकिया लगाए दुर्गादत्त जी की ओर भी घातक कटाक्ष का वार कर बैठी थी और उन्होंने नाक पर रुमाल रखकर आंखें बंद कर ली थी। अपने अरसिक श्वसुर के प्रति उसका काव्य निवेदन व्यर्थ जाते देख निम्मी ने मुंह में आंचल ठूस लिया था। गोल कमरे की सज्जा ही उस दिन निराली थी। मेज पर सजा विराट केक, नाना प्रकार के मेवे, मिष्ठान, छत से लटकते झाड़ फानूस की जगमगाती रोशनी में चमकते विदेशी जोड़े, होठों का रंग, आलपा के गाउन की खसर खसर, मीठी खुशबू, सभ्य ठहाके और शैंपेन की चौड़ी कटी की बोतलों में डूबती उतरती सुनहली रुपहली गोलियां। हम दोनों निम्मी की सातों मामियां और नानी एक दूसरे पर गिरती पड़ती बारी बारी से छोटे से छिद्र से देखती।
मुझे भी देखने दो री छोकरियों, कह निम्मी की शौकीन नानी अपनी एक कानी आंख को हाथ में ढांप दूसरी मोतियाबिंद से धुंधली आंख को द्वार के उस छिद्र पर टिका देती जिससे उन्होंने उस वज्र भूमि में गोपियों की ऐसी कई रासलीलाएं देखी थी। निम्मी का भावी दूल्हा सुरेश कई मेमों से घिरा लाज से सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। लड़का वास्तव में नम्र, सुशील और सुदर्शन था। उसी ने किसी विवाह में निम्मी को देखकर पसंद कर लिया था और फिर उसकी चाची ही आकर रिश्ता मांग गई थी। दुर्गा दत्त जी ने उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था, पर जिद्दी पुत्र को वो जानते थे। उन दिनों कैसा ही प्रगतिशील परिवार क्यों न हो, पहाड़ में दामाद का विवाह से पूर्व ससुराल आना अनहोनी घटना थी। पर राय साहब हाई कोर्ट खुलते ही प्रयाग चले गए तो एक दिन उनका दामाद भी अपनी बोर्डिंग से आ टपका। फिर तो धीरे धीरे वो हर इतवार को आने लगा। राय साहब को भी उसके आने में कोई आपत्ति नहीं थी। 8 महीने बाद तो वो उनका दामाद बन ही रहा था। फिर पहाड़ में होते तो शायद समाज का भय रहता। अच्छा है मैं नैनीताल में नहीं हूँ, निम्मी ने मुझे लिखा था। वहां होती तो क्या 7 मामियों की 14 आंखों को छल पाती। वैसे तो उसकी नानी की पौनी आंख की अकेली सर्च लाइट ही उसकी कोर्टशिप को ठप कर देती। सुरेश को दूर से देखने पर अपनी भावी पत्नी जितनी सुंदर लगी थी, निकट आने पर उससे कहीं अधिक लुभावनी लगी। पर मुझे उसके लिए बड़ी चिंता थी। अपने नए भावी रिश्ते की उपस्थिति से वो कुछ नरम भले ही पड़ गई हो। कुत्ते की पूंछ को क्या विधाता भी सीधी कर पाता है। मुझे वो प्रायः ही अपने तीखे स्वभाव की विस्फोटककारी घटनाएं सुनाती रहती थी। आज हरामखोर बिशन को मैंने सुरेश के सामने ही ऐसी झाड़ पिलाई है कि सुरेश भी सहम गया। आज मैंने नत्थू की पूरी धुलाई काट ली। कहता था डैडी की कमीज गधा चढ़ गया। मुझे निम्मी की अल्पबुद्धि पर तरस आता। विवाह के पूर्व ही शांत भीरू स्वभाव के भावी सहचर को ऐसे सहमाना क्या उचित था। ये ठीक था कि वो ऐसी ऊंची दुकान पर सजी मिष्ठान का थाल थी जिसके बिक जाने पर लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। पर फिर भी भला कोई दुकानदार क्या स्वयं ही ग्राहक को उलट पलट कर अपने माल का दुर्बल पक्ष दिखाता है। कहीं ग्राहक बिना खरीदे ही लौट गया तब। पर इस तब की निम्मी को कोई चिंता नहीं थी। उसे तो शिकायत थी अपने भावी वर की चुप्पी और सगाई की लंबी अवधि से। पढ़ाई क्या शादी के बाद नहीं हो सकती, वो प्रायः ही सुरेश से पूछ बैठती। उसके इसी अधीर प्रश्न के उत्तर में ही शायद सुरेश ने उसे एक नीलम की चौकोर अंगूठी लाकर पहना दी थी। आज भी वही अंगूठी उसकी उंगली को अपने सूक्ष्म घेरे में बांध हथकड़ी सी बनी ज्यों की त्यों धरी है। न नीलम घिसा है न पहनने वाली स्वामिनी। तब क्या अभी भी वो सुरेश को नहीं भूल पाए। अंगूठी पहनाने के बाद छुट्टियां आ गईं और सुरेश बड़े उत्साह से पहाड़ चला गया। विवाह का केवल 1 महीना रह गया था। इधर न जाने क्या सोचकर राय साहब ने दोनों के मिलने पर रोक लगा दी। अब वो स्वयं पहाड़ जा रहे थे और वहां दोनों का मिलना ठीक नहीं था। पहाड़ पहुंचते ही विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। कहीं सुरेश की बीसियों ताई चाचियों के कपड़ों के जोड़ों पर चिट चिपकाए जा रहे थे, कहीं गेहूं और तिल के पर्वताकार स्तूपों को बीनने मोहल्ले टोले की महिलाओं की चींटी किसी कतार चली आ रही थी। चाय और फलाहारी नाश्ते के साथ कई जोड़ा हाथ क्रियाशीलता का नाटक रच रहे थे, जिसमें हाथ कम और जबानें ही अधिक चल रही थी। अनाज के कंकड़ ज्यों के त्यों धरे रहते, पर समाज का कूड़ा करकट खूब बीना फटका जाता। सुना बहन तुमने,
अंधेर हो गया। आज तक मुस्लियों की छोकरी तो पहाड़ी नहीं लाए थे, और फला का लड़का तो बनिए की बेटी ब्याह लाया है, उससे तो मुसल्टी भली। आज तक सास 4 धाम कर आई हैं, अब नई बहू मदीना घुमा लाएगी। रसिक प्रिया रघुदा की बहू अपने इस बेजोड़ मजाक से सबको लोटपोट कर देती। अरे बड़ी हरामिन है तू रघुआ की दुल्हन, मरी के दिमाग में न जाने कहाँ से ऐसी बातें आ जाती हैं। इसी रसिकता की रसवंती फुहारों के बीच गृह स्वामिनी कुंडे का दानेदार दही मंगवाती, और देखते ही देखते भुने भांगे के नमक, शहद और दही के साथ कांचन सन्निप पहाड़ी नींबू मिला अनोखे रंग और अद्वितीय स्वाद के देवताओं के खाने योग्य खाद्य पदार्थों की सृष्टि हो जाती। कूदकर हम दोनों भी पहुंच जाती और तिमिल की चौड़ी पत्तियों में एक एक अमृता स्वरूपी फांक का प्रसाद पूरी महिला गोष्ठी में वितरित किया जाता। हंसी खुशी के बीच उत्तरायण का सूर्य नित्य के अधैर्य से डूबने की चेतावनी दे बैठता तो हड़बड़ी में विवाह की तैयारी ही हाथ समेट ली जाती। आज सोच रही हूं बहुत अच्छा किया निम्मी जो तू पहाड़ नहीं आई। प्रांगण अब भी वही है, पर अब वो पत्ते पर फांक धरकर बांटने वाली पीढ़ी बीत चुकी है। सना नींबू खाने पास पड़ोस तो दूर, अब शायद घर ही के सदस्यों को कोई नहीं न्योतता। सम्मिलित परिवारों के खोखले घरौंदे कब के ढह चुके हैं, और जो एकाध नए युग के भूकंप के गहरे धक्के को सहकर भी खड़े रह पाए हैं, उनमें न जाने कितने बंदी शाहजहां अश्रुपूरित नयनों से अपनी गृहस्थी के उजड़े ताजमहल को विवशता से हाथ बांधे देख रहे हैं। उन्हीं के सुखी परिवार में जहां तिल का एक एक दाना भी बांट कर खाया जाता था, वैमनस्य की चिंगारी ने भाई भाई को खून का प्यासा बना दिया है। आज भी घर घर में दारा, मुराद और औरंगजेब है निम्मी। उत्तरायण का सूर्य अब भी उसी अधैर्य से डूबने की चेतावनी देता है, पर उसकी चुनौती को स्वीकारने बिजली की जगमगाती बत्तियां हैं। लड़कियां स्वच्छंद होकर बाजार में सिर उघाड़े घूम सकती हैं। आज उन्हें हमारी भांति टोकने वाला कोई नहीं है। युग पुरुष ने करवट ले ली है। जिस अल्मोड़ा के बचपन के चेहरे की दूधिया चिकनाहट देख चुकी थी, उसके प्रौढ़ चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां देखना क्या निम्मी को अच्छा लगता? 24 वर्ष पूर्व का सरल धोती का कछौटा कसा भोला कृषक पुत्र अल्मोड़ा आज कोट पैंटधारी सुशिक्षित संसारी प्रौढ़ हो चला था। आज उसी भोले शिशु की स्मृति मुझे विह्वल कर रही थी। निम्मी के विवाह के 8 दिन पूर्व ही मौसी ने मुझे बड़े आग्रह से रहने को बुला लिया था, पर ठीक 4 दिन पहले जब चौड़ी पापड़ सी पहाड़ी पूड़ियों को रोली के स्वस्तिक से संवार धूप में सुखाया जा रहा था और नाना मंगल गीतों के बीच पीछे फुलवर के लेस लगे पिछौड़ों पर रुपया कपड़े में लपेटे गुलेनारी रंग के ठप्पे धरे जा रहे थे, राय साहब भागते भागते आ गए। फौरन काम रोक दो, वर के ताऊ को दिल का दौरा पड़ गया है और चल बसे हैं। अब समधिया आने के सूतक में विवाह की बात कैसे उठ सकती है? निम्मी अपने कमरे में बड़ी देर तक रोती रही। दुर्गा दत्त जी का सम्मिलित परिवार अपने आदर्श प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। फिर सबसे बड़े भाई की मृत्यु होने पर पुत्र का मौर किस दुस्साहस से संवारते कि वो पूरे 1 वर्ष तक सहोदर की मृत्यु का मातम मनाएंगे। राम राम करके 1 वर्ष भी कटा, पर बीच न जाने क्या सोचकर राय साहब पुत्री को ननिहाल ही छोड़ आए। लुक छिपकर मेरे ही पते पर चिट्ठियां चलती थीं और उसी अटके पत्र व्यवहार को देखकर मेरा माथा ठनका। पहले नित्य चौथे दिन सुरेश का मोटा लिफाफा आता,
फिर कलेवर क्षीण पड़ने लगा और कभी कभी तो 2-2 सप्ताह बीतने पर भी पत्र नहीं आता और निम्मी का सूखा चेहरा देखकर मुझे बड़ा तरस आता था। मैं उसे दिलासा देने की भरसक चेष्टा करती। सब्र का फल मीठा होता है निम्मी। मैंने एक दिन हंसकर उसे समझाया तो वो मुझ पर फैल गई। जी हाँ, और सब्र का मीठा फल पेड़ पर ही लटका रहे तो क्या कभी सड़ नहीं जाएगा? जिस रेट से बैरी दुर्गादत्त जी के पांडव भाई एक एक कर अच्छा खासा दिल धड़का धड़का कर स्वर्ग सिधारे थे, मुझे उसकी सगाई का भविष्य अंधकारमय लगने लगा। दूसरे ही वर्ष उसके मझले चचिया ससुर चल बसे और विवाह फिर 1 वर्ष के लिए टल गया। छठे महीने उसके तीसरे ससुर की आंतें घर की पुरानी गाय ने सींग मारकर आंगन में फैला दी। अब तो राय साहब के धैर्य का सिंहासन भी डगमगा गया। निम्मी का एक लंबा खर्रा मेरे पास आ गया। लगता है मेरे श्वसुर कुल को मुर्गी वाली रानीखेत डिजीज लग गई है। कौमार्य व्रत ही धारण करना होगा। बेचारी निम्मी। तीसरे वर्ष स्वयं दुर्गादत्त जी के 50 वर्ष पुराने दमा ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनका दम उखाड़ लिया तो बाप बेटी दोनों ने हथियार डाल दिए। जिस पुत्र के मुंडे सिर पर बाप की क्रिया का छोपा बंधा था, उस पर मोर बांधने की आशा दुराशा मात्र थी। पुत्री को लेकर राय साहब बहुत पहले बाप दादों की खरीदी गई जमीन की देखभाल करने नेपाल चले गए। जब विवाह की घड़ी आएगी तो विधाता भी नहीं टाल पाएगा। उन्होंने रोती पुत्री को मेरे ही सामने समझाया था, पर पुत्री जान गई थी कि वो घड़ी अब कभी नहीं आ सकती। न जाने किस दैव्य शक्ति ने उसे भावी संकट के लिए प्रस्तुत कर दिया था। सुरेश की पहली नियुक्ति बिहार में हो गई थी। 3 अदद विधवा ताई चाचियों को लेकर वो अपनी नई डिप्टी कलेक्ट्री संभालने चला गया और भावी सुनहले भविष्य की रूपरेखा संजोकर एक 7 पृष्ठ का पत्र निम्मी को मेरे पते पर भेज गया। पत्र क्या था? पूरा महावाक्य था। निम्मी उसी दिन नेपाल जा रही थी। उसने पत्र पढ़ते ही मेरे सामने धज्जियां बिखेर दी। बनता है नालायक, चाहता तो क्या मुझे ब्याह कर नहीं ले जा सकता था? कैसा बचपना करती हो निम्मी, मैंने कहा था। वो बेचारा क्या 3 बूढ़ों को अमृत पिलाकर बचा लेता? कौन कहता है बचाने को? पर हर बूढ़े के मरने पर स्टेट मोurning की क्या जरूरत थी? और वो नेपाल चली गई। दूसरे वर्ष पूरा पर्वतीय समाज कलेजा थाम कर दुर्गादत्त जी के परिवार में किसी अशुभ घटना की प्रतीक्षा करता रहा, पर उस वर्ष उस घर में कोई अर्थी नहीं निकली। इस बीच निम्मी की अल्प बुद्धि ने स्वयं ही अपने सौभाग्य की अर्थी निकाल दी। विवाह की तिथि निश्चित करने सुरेश ने नम्रतापूर्ण पत्र लिखा तो निम्मी का उत्तर आया, अब के अपने घर भर के बड़े बूढ़ों की डॉक्टरी जांच करा लेना, तब तिथि निश्चित करना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुहूर्त टल जाए। बस इसी पत्र से सुरेश भड़क गया। वैसे शायद उसका भड़कना उचित भी था। इस लंबे अरसे में वो स्वयं समझ गया कि उसकी तटस्थता और औदात्य को समझने की शक्ति उसकी रूप गर्विता भावी पत्नी में नहीं है। उसका आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तित्व एक न एक दिन अवश्य ही उसकी अनुशासित दलीलों की अवहेलना कर विद्रोह कर बैठेगा और वो दिन सुरेश के लिए बड़े सुख का नहीं रहेगा। क्यों न तनिक साहस से दुखती दाढ़ को एक ही झटके में उखाड़कर चैन की सांस ली जाए। उसने यही किया भी। अपने चाचा से कह दिया वो गांव की अनपढ़ कन्या भले ही ले आए, पर अब उस घमंडी लड़की से रिश्ता नहीं करेगा जिसने उसके मृत गुरुजनों का अपमान किया था। सगाई टूट गई।
मैंने उस वैभव मदमत रूप गर्विता को 3 बार पत्र भी लिखे, पर कोई उत्तर नहीं आया। स्पष्ट था कि वो अपने जीवन में झंझावात की भांति आ गए प्रेमी की स्मृति का एक एक चिन्ह मिटा देना चाहती थी, और मैं ही तो उस प्रणय काल का प्रमुख स्मृति स्तंभ थी। सुनने में आता रहा कि राय साहब ने नेपाल में लाखों रुपया पैदा कर लिया था, और शायद उसी भौतिक समृद्धि का घातक विष पिता पुत्री के पूरे शरीर में फैल गया। अत्यधिक मद्यपान से पिता की हृदय गति सहसा बंद हो गई, तो निम्मी भी सब बेच बाच कर विदेश चली गई। उसका वही अंतिम समाचार मुझे मिला था, और आज इतने वर्षों बाद वो मुझे अचानक मिल गई। हर स्टेशन के आते ही वो उचक कर खिड़की से झांकने लगती। वो ही परिचित स्टेशन, पहाड़ निकट आने पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर वैसे ही सरल पहाड़ी चेहरे देखती वो उत्तेजित हुई जा रही थी। लालकुएं के स्टेशन पर मस्त बैलों की भांति 2 इंजन गाड़ी को ठेलने बढ़ आए तो वो बच्ची सी किलक उठी। अरे कुछ भी तो नहीं बदला, अभी भी 2 ही इंजन गाड़ी को काठगोदाम तक ठेलते हैं। तुम भूल रही हो निम्मी, मैं बोली। अब उन 2 इंजनों को स्वतंत्र भारत ठेलता है। लाख ठेले, उसने बड़ी उपेक्षा से अपनी सुंदर नाक सिकोड़ी। किसी सुरक्षित ऐतिहासिक इमारत में अकड़ी खड़ी संगमरमरी मीनार सी उसकी सुकुमार नायिका अभी भी उतनी ही आकर्षक थी। सब सुनती रहती हूँ विदेश में। अब यहीं की बात है, परसों कलकत्ता से एक बर्थ के रिजर्वेशन के लिए 10 का नोट थमाया, तब जाकर कहीं रिजर्वेशन मिला। गाड़ी हल्द्वानी छोड़ चुकी थी। अचानक मुखरा निम्मी चुप हो गई। मैं उसके मुग्ध चेहरे को देखती रही। प्रकृति के आंचल में तराई के बेल बूटे उतरने लगे। सूखी नदी के क्षीण कलेवर में बहते शहतीर, आसपास पड़े गोल चिकने पत्थरों के स्तूपाकार गट्ठर, नारंगी फलों की सुपरिचित झाड़ियां, लकड़ी के धुएं से काले अर्वाचीन मकानों के कंकालों के बीच उभरे सीमेंट के 2 मंजिले चमचमाते मकान। न जाने कितनी स्मृतियां अभागिनी को विह्वल कर रही थी। एक रहस्य केवल मुझ तक ही सीमित था। एक बार किसी रिश्तेदारी के विवाह से निम्मी अकेली लौट रही थी। सुरेश इन दिनों अपनी नैनीताल हल्द्वानी आया था। वो भी स्टेशन पहुंच गया और वहीं से टिकट लेकर निम्मी के साथ काठगोदाम। सौभाग्य से रिक्त उस फर्स्ट क्लास में दोनों की सरस यात्रा के सजीव वर्णन से भरा निम्मी का लंबा पत्र शायद अभी भी मेरे पास पड़ा हो। क्या आज उसी मीठी स्मृति का विषधर उसे अपने घातक डंक से डस निश्चेष्ट कर रहा था? मेरी उपस्थिति को भूल वो खिड़की पर सर टिकाए मंथर गति से रेंगती गाड़ी के औदारे से एक एक पेड़ पत्ते को आंखों ही आंखों में पी रही थी। अचानक मेरी तीखी दृष्टि का चाबुक उसकी गर्दन पर लगा। वो हंसकर मेरी ओर मुड़ गई। क्या देख रही हो ऐसे? क्या बहुत अधेड़ लग रही हूं? मैं खिसिया गई। नहीं निम्मी, वही तो नहीं लग रही हो। जलन हो रही है तुझे देखकर। पगली कहीं की। उसका स्वर भावना के गहवर में डूब गया। तेरा क्या, लड़कियों का विवाह पक्का हो गया है, पति है, सुखी गृहस्थी है, और मेरा तो माय फेस इज माय फॉर्च्यून। मैं चौंकी। कहीं संसार के प्राचीनतम मीना बाजार में अपने रूप के हाट की उजड़ी दुकान का तो उल्लेख नहीं कर रही थी। पर आंखें पोंछकर वो हंस दी और उस उज्जवल निर्मल हास्य ने मेरी दुश्चिंता धो पोंछकर बहा दी। मेरी अपनी ये धारणा है कि कलुष और पाप की छाया किसी भी नारी या पुरुष के चेहरे को रंजित किए बिना नहीं छोड़ती।
चंदन या रोली की पावन बिंदुली, राम नामी दुपट्टा ओढ़े व्रत अनुष्ठान के व्यू के बीच लौह स्तंभ से खड़े बगुला भगतों की दाढ़ी के तिनके तनिक चेष्टा करने पर भी बड़ी सुगमता से बीने जा सकते हैं। पर उस निष्कलुष चेहरे के भोलेपन में किसी ठगी का फरेब नहीं था। काठगोदाम आया तो हम दोनों वेटिंग रूम की ओर लपकी। दोनों पहाड़ी कंठ चाय की चहास से व्याकुल हुए जा रहे थे। बैरा को चाय लाने के लिए कह निम्मी आराम कुर्सी पर लद गई। थोड़ी देर तक सुस्ताकर चल देंगे, एक टैक्सी ही कर ली जाए। क्यों? एकांत में बतियाते चलेंगे, उसने कहा। एकांत में वो मुझसे किसकी कुशलता पूछना चाहती थी, मैं समझ गई। और तब ही मुझे लगा मुंह बाए खड़ी खंदक को शायद वो अज्ञानवश नहीं देख पाई, या फिर देखकर भी अनदेखी कर रही थी। उसका ये अदम्य उत्साह, बिछड़ी जन्मभूमि से मिलने की ललक, क्या मामा की पुत्री के विवाह तक जाती रह पाएगी? बैरा को टिप देकर उसने बटुआ खोल नन्हे रुमाल से होंठ पोंछे और फिर चाय से धुल गई लालिमा को लिपस्टिक की गाढ़ी रेखा से आरक्त कर दिया। वो सदा ही किसी कुशल चितेरे की भांति अपने क्यूपिड अधरों को रंगती थी। क्यों, अब चला जाए? वो उठ गई। निम्मी, मैंने उस नर्म दिल डॉक्टर की भांति भूमिका बांधी जो मृत्यु द्वार पर खड़े अपने मरीज को मृत्यु की संभावना से परिचित कराता है। हो सकता है दुस्साहसी हंसी मरीज मुस्कुराकर कह दे, जानती हूं जी, मुझे मरना है, पर मृत्यु से भय कैसा? मैंने गला खखारा, कैसे आरंभ करूं? पर इसी बीच निम्मी ने बातों का उलझा तागा सुलझा सूत्र मेरे हाथ में स्वयं पकड़ा दिया। इतना अच्छा लग रहा है, जी में आ रहा है पंख लगाकर अल्मोड़ा की ओर चली जाऊं। जिस मीना की छठी की पूड़ियां भी नहीं खाई थीं, उसी के विवाह भोज में जा रही हूं। पर मामी की अक्ल तो देख, ये लिखा ही नहीं कि विवाह किससे हो रहा है। बस उसने सीढ़ी रख दी और मुझे पांव साध कर नीचे उतारना था। जानती है किससे हो रहा है? सुरेश के लड़के से, मैं एक ही सांस में कह गई। निम्मी कुर्सी पकड़कर पीसा के मीनार की सी एक ओर डहने लगी तो मुझे लगा कि वो गिर पड़ेगी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, पर दूसरे ही क्षण उसके सहसा भिज गए होंठ स्वगत बुदबुदाने लगे। ये तो छोटी मामी का सरासर अन्याय है। कम से कम ये तो लिख देती। उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं इस विवाह में न आ सकूंगी? अनुपस्थित मामी के प्रति उसका उपालंब आंखों में छलक उठा। तुम चल दो, अब मैं आगरा फोर्ट से ही लौट जाऊंगी, ये मामी को दे देना। जब उनका निमंत्रण मिला मैं हांगकांग में थी, वहीं ये साधारण सा उपहार ले लिया था। उसके साधारण उपहार का स्तर देखकर मैं दंग रह गई। मखमली डिबिया में झलमलाते हीरे के कर्ण फूल स्वयं अपना मूल्य बता रहे थे। फिर कभी मिलेंगे, उसने हंसकर कहा, पर आंसुओं की चिलमन से झांकती व्यथा की म्लान छाया उसके होठों तक उतर आई थी। उसके दोनों होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे कुछ कहने पर वो टूट पड़ेगी सोच मैंने अपना बटुआ खोल कर्णफूल संभाले और चलने को मुड़ी। एक उपहार तो रह ही गया, उसने कहा, इसे सुरेश को दे देना, अपने बेटे की बहू को पहना देगा। देखते ही देखते उसने नीलम की अंगूठी उतारकर मुझे थमा दी। इसे रहने देना, मैंने डरते डरते कहा। किसके लिए रहने दूं? आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें कोर से नीचे ढुलक गईं। उसने उन्हें पोंछने का प्रयत्न नहीं किया। आज तक जिसके लिए मूर्खतावश इसे पहनती रही, वो मेरे अज्ञान की अंधी कल्पना दृष्टि में अभी भी मेरे लिए कुंवारा बैठा था। आज अचानक वही अपने बेटे की बारात सजा कर चल दिया, तो अब किसके लिए पहनूं?
मेरी बस चली तो वो देर तक रुमाल हिलाती खड़ी रही। काश आज सुरेश उसे देख पाता, सिर से पैर तक कहीं तो कुछ बदली होती, पर कहाँ देखेगा अब उसे। कल तक वो न जाने किस विदेश के आकाश की गगनचारिणी बन जाएगी। घर पहुंचते ही मैंने मौसी को उसका उपहार थमा दिया। वर्षों से बिछड़ी द्वार तक आकर लौट गई भांजी की स्मृति में मौसी ने एक दो आंसू बहाए, फिर घर के पुराने सुनार से हीरे जचवाने चली गईं। असली है या नकली? अंगूठी मैंने नहीं दी। विवाह के उल्लास उदधि में पूरा घर डूबा था। सजे शामियाने के नीचे बैठे अतिथियों का गुरखा बैंड लुभावनी लोक धुनों से मनोरंजन कर रहा था। रंगीन बत्तियों के लट्टुओं की नीली पीली रोशनी में चमकते सुरेश को उसके समधी ने न जाने किस रसिकता की फुलझड़ी से गुदगुदा दिया था। खूब हंस रहा था वो। उसका युवा पुत्र काली शेरवानी में चमकता दमकता बार बार इधर उधर आंखें घुमाता किसी को ठीक वैसे ही ढूंढ रहा था जैसे 24 वर्ष पूर्व उसका पिता अपनी सगाई के दिन किसी को ढूंढ रहा था। पर सुरेश कितना बदल गया था। चेहरे पर सुख संतोष की लाली थी, आंखों में प्रभुता का मद था और सुखी संपन्न गृहस्थी का विज्ञापन देने छोटी सी तोन भी निकल आई थी। उस उल्लास की गोधूली को मैं दीनी मुद्रिका डारी कर किस दुस्साहस से म्लान करती। अंगूठी मैंने बटुए में रख ली। दूसरे दिन विदा होने लगी तो भीड़ में जाकर अवगुंठनवती नववधू की पसीने से तर अंगुली में चटपट अंगूठी पहना मैं तीर सी निकल गई, फिर भीड़ में घुल मिल गई। मेरा काम पूरा हो गया था। जिसे देनी थी उसे तो नहीं दे सकी, पर जिसे पहनाए जाने की निम्मी ने इच्छा प्रकट की थी उसकी उंगली तक तो पहुंचा ही दी। घूंघट से दबी मिनी जान भी नहीं पाई होगी कि अंगूठी उसे कौन पहना गया। अपनी सूझबूझ, फुर्ती और चातुर्य पर मुझे गर्व भी हुआ। अपने बेटे की बहू की उंगली में उस अंगूठी को एक न एक दिन वो देख ही लेगा, जिसे दिखाकर सालने के लिए ही वो उपहार दिया गया था। इतना मैं दावे से कह सकती हूँ कि एक बार पहनने पर शायद संसार की कोई भी स्त्री उस सुंदर चौकोर नीलम को अपनी उंगली से स्वेच्छा से विलग नहीं होने देगी। पर काल मत्स्य के गर्भ से निकली और अपनी विप्र लब्धा नायिका की लौटाई गई उस नीलांगुरीय को क्या इस युग का दुष्यंत पहचान पाएगा?